वो समाधान हो जाए, लेकिन प्रवासियों के लिए एक स्पेशल अटेंशन मिले कि भाई प्रवासी है, प्रवासी मजदूर है, तो उसके लिए अलग से स्कीम बने, सरकारी योजनाएं बने, अटेंशन दिया जाए प्रवासियों को। प्रवासी मजदूर बोल के राजनीति होती तो हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर बोल के भी राजनीति की जाए और प्रवासी मजदूरों के लिए भी खींचातानी हो, प्रवासी मजदूरों के लिए जो नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जंतर मंतर पर हम अक्सर आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो देश भर से भ्रमण करते हैं और आते हैं जंतर मंतर पर अपने मांग, अपने मुद्दे का समर्थन लेने के लिए, समर्थन पाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। जब शंकराचार्य चलते हैं पैदल तो धर्म की स्थापना करते हैं, जब विवेकानंद चलते हैं तो अध्यात्म की स्थापना करते हैं, जब गांधी चलते हैं पैदल तो लोगों के अंदर जागरूकता करते हैं, स्वावलंबी बनने की कामना करते हैं। तो पैदल चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लोग पैदल चलते हैं, जो लोग मार्च करते हैं, वो ये संदेश देते हैं कि वो अपनी धुन के कितने पक्के हैं और उनके उद्देश्य कोई छोटे नहीं होते, उनके उद्देश्य हिमालय के शिखर के समान बड़े होते हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा ही होगा कि बहुत दुखद स्थिति थी। हजारों किलोमीटर मजदूर लोग पैदल चल के जा रहे थे। कौन थे वो मजदूर? वो मजदूर थे प्रवासी मजदूर। प्रवासी यानी अपने राज्य को, अपने घर को छोड़कर शहरों में बाहर जो लोग काम करते हैं, शहरों की आधारशिला रखते हैं, शहरों के अंदर उसकी ज़िंदगी चलाते हैं, शहरों की जीवन रेखा हैं। वो शहरों के साथ साथ दूसरे जो काम हैं, उद्योग धंधे हैं, वो भी प्रवासी मजदूरों की वजह से ही जीवित हैं। और वो जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उनके लिए क्या है, वो शहर क्या देता है उनको, बदले में क्या मिलता है उनको? बदले में भूख, बेकारी, लाचारी, पैदल चलना और तमाम तरह की समस्याएं। तो एक व्यक्ति ने संकल्प उठाया कि चलिए, दुनिया सबके लिए करती है, कोई तो हो जो प्रवासी मजदूर के लिए बोले। आइए मिलते हैं ऐसे ही शख्स से। पहले पूरा परिचय और कहाँ से आए हैं आप? मैं नरेश सिजापति हूँ, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मैं महाराष्ट्र से पैदल चला था जून में 10 तारीख से। और पैदल चलते हुए मैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के 21 ज़िले होते हुए हरियाणा और उसके बाद दिल्ली में आया हूँ और कल जंतर मंतर पहुँचा था और आज इधर। जंतर मंतर पे आप आए हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। कहाँ से मिली प्रेरणा आपको पैदल चलने की और क्या मुद्दा है आपका? तो प्रेरणा तो मैं एक संस्था चलाता हूँ, प्रवासी मजदूरों के लिए काम करती है और प्रेरणा संस्था चलाने की प्रेरणा भी मैं वो प्रवासी हूँ, इसीलिए उसी दुख को मैं जानता हूँ, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को समझता हूँ और जो इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, छोटी छोटी इश्यूज़ होती हैं, वो भी मैं समझता हूँ। इसीलिए मैंने और लॉकडाउन में जब मजदूरों के बारे में लोगों ने समझा तो उनके लिए मदद करने की कोशिश की और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की लोगों ने। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि प्रवासी मजदूरों के समस्याओं को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और उन समस्याओं को लोगों तक रखने की ज़रूरत है। तो मैंने वो योजना बना के एक यात्रा चालू की। यात्रा करना अलग विषय है, लेकिन अपनी बात को बड़ी सटीकता से रखना, अपने मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना अलग विषय है। कैसे ध्यान आकर्षित कर? यात्रा से भी एक ध्यान आकर्षित होता है, आपके पास लोग आते हैं। क्या क्या आपकी विशेष मांगे हैं? क्या क्या प्रवासी मजदूरों के साथ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं? और प्रवासी मजदूरों के साथ जो भी दिक्कतें हैं उनको कैसे समाधान किया जा सकता है? तो एक ऐसा है कि समाधान तो कोई प्रवासी मजदूरों का स्पेशल समाधान नहीं हो जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ वो समाधान हो जाए, लेकिन प्रवासियों के लिए एक स्पेशल अटेंशन मिले कि भाई प्रवासी है, प्रवासी मजदूर है, तो उसके लिए अलग से स्कीम बने, सरकारी योजनाएं बने, अटेंशन मिनिमम जब शोषण होता है उनके साथ वो ना हो। और जब प्रवास पर जाते हैं तो जैसे कुछ शहरों में गया तो वहाँ पर रेन बसेरा है, दूसरी जगह पर रेन बसेरा नहीं है, तो ऐसे रहने की, खाने की, रहने की व्यवस्थाएँ की जाए प्रवासियों के लिए स्पेशल अटेंशन देकर कि मजदूर आते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाए। तो यानी बेसिक कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। किसी भी देश के किसी भी शहर के अंदर अगर कोई प्रवासी मजदूर आता है या कोई बुलाता है
तो उसकी पूरी जिम्मेवारी उस शहर की है, वहाँ के बुलाने वाले लोगों की है, सरकार की है। ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोकल गवर्नमेंट की ही जो है वो उनका वो दायित्व है। कि प्रवासी मजदूर उस शहर में आए हैं तो उनका दायित्व है। तो हमारे पास प्रवासी मजदूर कौन है वो एक फिक्स नहीं है। तो प्रवासी मजदूर वोटर तो होता नहीं, तो सबसे बड़ी तो राजनीति वोट से राजनीति चलती है। जब उसकी गिनती नहीं है तो भीड़ तो बुला लेते हैं, रैलियों में बुला लेते हैं उसको, नारे लगवा लेते हैं उससे, सब कुछ काम करा लेते हैं उसको, लुभावने वादे कर देते हैं उसके साथ, लेकिन क्योंकि वोटर नहीं होता तो उस पर ध्यान बहुत कम ही जाता है। तो उसके लिए क्या समाधान है? तो मैंने वही बोल रहा हूँ, मेरा कहना है कि एक आंकड़ा बने, एक गिनती हो। हम कहते हैं कि भाई मैं कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जो भी पार्टी है वो एक एक वोट का तो गिनती करती है, तो क्यों ना प्रवासी मजदूरों की गिनती की जाए। प्रवासी मजदूरों की गिनती का कहने का मतलब है कि एक अलग से स्कीम बनाई जाए उनके लिए, अलग से वोटर कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड तो नहीं बना सकते तो आप कोई स्कीम बनाओ। और क्योंकि जब ये वोट का हिस्सा नहीं होते हैं, जब लोकल लेवल पे जब जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कुछ समय के लिए वोटिंग नहीं करते हैं, तो एक अलग से है कि जब वोट नहीं करते हैं या जब वहाँ पे लोकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो स्कीम का कोई हिस्सा ही नहीं होते, या वहाँ के लोकल गवर्नमेंट भी उनके ऊपर ध्यान देती नहीं है। तो एक बहुत बड़ा यही इशू है कि एक बहुत बड़ा समस्या है उसमें। प्रवासी होना अलग विषय है और मजदूर होना अलग विषय। तो प्रवासी हो तो प्रवासी मजदूर ही क्यों? ऐसा ना हो कि प्रवासी मजदूर इतना सशक्त हो जाए, उसकी इतनी अहमियत हो जाए, जब आप अपना घर छोड़ के जाओ तो मजबूरी में ना जाओ, जब अपना घर छोड़ के जाओ तो लोग आपको बुलाएं, आपके हाथ पैर जोड़े के चल भाई मेरे यहाँ। ऐसा कुछ व्यवस्था चाहते हैं आप? जैसा अभी पंजाब में कोरोना काल में हुआ था, जब मजदूरों की कमी पड़ गई थी तो लोगों ने बस भेज कर मजदूरों को बुलाया था, उनका मान सम्मान किया था। तो वो सम्मान भी क्या हकदार नहीं है प्रवासी मजदूर? तो हम देखेंगे प्रवासी मजदूर या कोई भी मजदूर जब ये लोग घर बनाते हैं तो उनके पास खुद का घर नहीं है। जब ये होटल में खाना खिलाते हैं अच्छी तरह से तो वो खुद अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हैं। ये अच्छी स्कूलों में नौकरियां करते हैं लेकिन उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं वो पता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप काम करने के लिए जब बुलाते हो तो उनको उनकी बेसिक फैसिलिटीज़, उनके हक अधिकार, उनके बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जो आप बता रहे हैं कि ये बेसिक कम्युनिटीज़, तो बेसिक कम्युनिटीज़ जैसे पहले सम्मान दिया था, तो हमारा कहना है कि आप एक अटेंशन दो, एक मुद्दा एक बनाओ। जैसे जिसने घर बनाया, जिसने खाना बनाया, या जिसने श्रमिक कानूनों की वकालत कर रहे हैं, कड़े श्रमिक कानून होने चाहिए। हाँ, कड़े श्रमिक कानून तो हैं, ऑलरेडी बने हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में कानून तो बहुत है, लेकिन एक अटेंशन हम चाहते हैं कि भाई वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। मतलब कानून है और लेकिन सेवा करने का भाव नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सेवा का भाव नहीं है, वो अलग, वो भी है। सेवा का भाव मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है, उसका वो लागू बराबर नहीं हो रहा है। अभी मैं यहीं पे गुरुग्राम में ही आ रहा था, इधर पलवल में ही आ रहा था, तो लोग बता रहे थे कि मैं देख रहा था कि मिनिमम वेजेस 15,000 है, तो लोग अभी भी 10,000 में काम कर रहे हैं। और 10,000 में वो 4,000 रुपये तो खर्च कर ले रहा है भाड़े रहने में, 2,000 खाने में, और 4,000 भेज रहा है, 4,000 बच रहा है उसके पास। मिनिमम वेजेस तो बोल दिया आपने, मिनिमम वेजेस इतने मिलने चाहिए, आपने एक कानून तो बना दिया कि मिनिमम वेजेस, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं वो अलग बात है। एक बहुत बड़ी बात यह नहीं है कि जैसे मनरेगा था, बहुत सारी चीज़ें योजनाएं थी, क्या इनका फेलियर नहीं है जो लोग प्रवासी हो रहे हैं? अगर प्रवासी मजदूरों की संख्या कम हो जाए, उनको काम मिल जाए अपने क्षेत्र में ही, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और उनकी इज्जत भी बढ़ेगी, उनका पैसा भी बढ़ेगा। क्योंकि इतनी संख्या में पलायन हो रहा है रोजगार ना होने की वजह से देहात में, गाँव में, उसके ऊपर क्या कहेंगे? उसके लिए क्या पॉलिसी सरकार बनाए? तो आप मनरेगा देखिए या कोई भी स्कीम देखिए तो 200 रुपया, 300 रुपया इस तरह से दे रहे हैं, तो ये बहुत कम है। मिनिमम वेजेस जो बना दिया है, मिनिमम वो भी पूरी साल नहीं मिलता। नहीं मिलता। मिनिमम वेजेस जो बनाया है, कानून बनाया है, वो मिनिमम वेजेस का कानून ही मेरे हिसाब से तो गलत हो सकता है। कि भाई आपने एक फिक्स कर दिया कि आपको इतना पैसा देना है, मिनिमम पैसा इतना देना है, और उतना पैसा भी आप नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अभी गुजरात में हम लोग, या यहाँ पे दिल्ली में, या राजस्थान, महाराष्ट्र में देखेंगे तो दिल्ली में 550-600 के आसपास है अनस्किल्ड लेबर की, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। अभी 300-400 में लोग काम कर रहे हैं शहरों में, और खर्चा ज़्यादा है, तो एक अलग ही डिमांड है, अलग ही इशू है वो। तो असल में तो प्रवासी मजदूर की समस्या तभी निपट सकती है जबकि उसको अपने घर में ही काम मिल जाए। अगर जाए मजदूर बन के ना जाए, जाए इंजीनियर बन के जाए, डॉक्टर बन के जाए, प्रवासी बने, लेकिन कुछ शक्तिशाली होके बने। अगर मजदूर बन के तो शोषण तो होगा ही उसका। क्या कहेंगे इस पर? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मजदूर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मजदूर ही तो है जो देश को चला रहे हैं मेरे हिसाब से।
मजदूर मजबूर हो जाता है ना। अगर मजदूर की डिमांड रहेगी, उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, मजदूर रहे, लेकिन मजदूर की अहमियत जब तक नहीं होगी, जब तक एक मजदूर चाहिए और 10 मजदूर अवेलेबल है तो कैसे अहमियत होगी। वो उसको मजदूरी कर रहा है तो उसको अपने घर पे ही पास में ही मिल जाए मजदूरी को, इतनी दूर जाने की उसको ज़रूरत ना हो। रोज़गार के लिए 10,000 के रोज़गार के लिए अगर 10,000 किलोमीटर जाता है कोई व्यक्ति, तो ये तो सरकार की बिल्कुल, उस राज्य सरकार की, उसकी उस ज़िले की, उसकी फेलियर है। हाँ, 10 लाख कमाने के लिए कोई बाहर जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन 10,000 के लिए अगर वो अपना घर, गांव, देश छोड़कर जा रहा है मजदूरी करने के लिए, तो ये तो बहुत ही दुखदाई विषय है उस स्टेट का और उस मजदूर के लिए भी, कि भाई मजदूरी तभी तो शोषण होगा ही होगा अगर आप कमज़ोर होके जाओगे। इस पे क्या कहेंगे आप? वही है कि भाई जब हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो 10,000 के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे शोषण होना ही है और वो शोषण के खिलाफ वो आवाज़ भी नहीं उठाते। मजदूर, प्रवासी मजदूर उस शोषण के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते, क्योंकि इतनी जानकारी भी नहीं होती लोकल लेवल की, लोकल सरकार की। वो थोड़ा 2-3 साल का रहता है वहाँ पे, तब उसके बाद उसको समझ में आता है कि भाई अभी ये इस तरह से चलता है। तो एक माइग्रेशन ही एक बहुत बड़ा समस्या है, जो प्रवास है, एक बहुत बड़ा ऑलरेडी समस्या है। लेकिन वीक माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। माइग्रेट करिए, लेकिन कमज़ोर रूप से, कमज़ोर होके मत करिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस पे, और उसके लिए सरकार है क्या जिम्मेवार? नहीं, राज्य सरकार है। सब सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक सरकार, लेकिन वो सब सरकार इसी के लिए क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं? रोजगार है ही नहीं, कम तो नहीं है ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर रोजगार है ही नहीं है। तो ये जो मनरेगा है या दूसरी स्कीम्स है, वो बहुत कम पैसा है, मतलब 100-200 रुपये मिल रहा है। वो 100-200 रुपये मिल रहे, तो वो कोई जॉब नहीं है, वो कोई वो नहीं। शहर का आकर्षण खींच के लाता है कि मजबूरी? तो मजबूरी खींच के लाती है प्रवासियों को। ऐसा कोई शहर में जाएंगे तो अच्छे कपड़े मिलेंगे, इसीलिए मजदूर नहीं जाते हैं। मजदूर जो है वो 200-400 रुपये कमाने जाते हैं। तो आप देखेंगे मजदूर में जाके अगर आकर्षण खींच के लाते तो घूम फिर के बड़ी दयनीय स्लम एरिया में रहते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति में रहते हैं शहर में। गांव में तो काफ़ी साफ सफाई से जगह भी होती है। मजदूर देखेंगे शहरों में, जब वो मजदूर जाते हैं जिनका गांव में अच्छा ज़मीनें होती हैं, तो मजबूरी होती है, इसलिए वो शहर में चले जाते हैं। और शहर में फिर 4x4 के मकान में 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, और वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वही। तो वो अलग ही जीवन है मजदूरों, प्रवासी मजदूरों का। जो हम मजदूर बोलते हैं तो मजदूर का तो वहाँ पे घर होता है, प्रवासियों का नहीं होता है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब अगर आप शहर में रहते हैं मजदूरों के लिए, तो मजदूरों के सम्मान की जाए, उनके काम की इज्जत की जाए। और सरकार से ये है कि मजदूरों के लिए स्पेशल सरकार स्कीम बनाई जाए, स्पेशल अटेंशन दी जाए, और बस इस तरह से। मिनी संसद से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा के लिए हम कामना करते हैं आपकी यात्रा सफल हो और आपका उद्देश्य पूरा हो। अगर आपको लगता है कि इनका जज्बा सही है, इनकी बात सही है और इनकी बात में दम है, हज़ारों किलोमीटर पैदल चलेंगे ये अभी, और हज़ारों किलोमीटर चल चुके हैं प्रवासी मज़दूरों के लिए, तो इनको सम्मान दीजिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंचाइए, जिससे लोग मज़दूरों का सम्मान करें। वो भी इस देश के नागरिक हैं, प्रवासी हैं तो क्या हुआ, वो इस देश को बनाते हैं, वो नींव की ईंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जान है, हमारे देश की शान है। जय भारत, जय हिंद।